नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिलेबस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 बाय 1 आपके लिए सारे के सारे चैप्टर्स लेके आऊँगा और सभी चैप्टर्स को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए टॉप तक एंड करूँगा। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस टॉपिक है, सिलेजिज्म का वेटेज आपके पास एग्जाम्स में 0 to 5 मार्क्स में वेरी करता है। क्लियर? अब इस टॉपिक के बारे में यदि अपन लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि या तो हमने पूरा ट्रिक्स पे टॉपिक सीखा हुआ है, ठीक, या हमने थोड़ी आधी ट्रिक्स सीखी, आधा कंसेप्ट सीखा, तो इस वजह से हमारा परफेक्शन नहीं आ पाता। हम लोग इस चैप्टर में पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में मैं ट्रिक्स के ऊपर फोकस करूंगा। बहुत ही आसान वे में आपको कंसेप्ट पूरा सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सिलेबस में बेसिकली आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि आप गिवन स्टेटमेंट के एक्सेप्ट अपनी तरफ से कोई और एजम्पशंस नहीं लेंगे। ठीक है, मीन्स जितना स्टेटमेंट ने बोला एग्जैक्टली आप उतना ही समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अभी मैं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नीला पेन है, ठीक, तो मेरे पास एक नीला पेन है, यह मेरे द्वारा कहा गया एक कथन। अब यदि मान लीजिए मैं एक निष्कर्ष लिखूं, फर्स्ट, मेरे पास जो पेन है वह सेलो कंपनी का है। ठीक, तो देखिए कथन दिया, उसके बाद आपको सिंपली चैप्टर में निष्कर्ष फाइंड आउट करने होते हैं। आपको देखना होता है कि दिए हुए कथन से जो निष्कर्ष है यदि वह सही है तो स्टेटमेंट से निष्कर्ष के बारे में आपके पास कितना परसेंट श्योरिटी आनी चाहिए? 100% श्योरिटी आनी चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले कि यू आर नॉट टू एज्यूम एनीथिंग अदर देन द गिवन स्टेटमेंट, अर्थात आपको दिए हुए कथन के अलावा कोई भी अन्य पूर्ण धारणाएं नहीं लगानी है। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक नीला पेन है, तो आपके पास केवल और केवल इतनी इंफॉर्मेशन पहुंची कि मेरे पास एक पेन है और उसका कलर कैसा है? नीला है। ठीक, अब निष्कर्ष क्या पूछ रहा है कि मेरे पास जो पेन है वह क्या सेलो कंपनी का है? तो आपको यह जानकारी तो मैंने दी नहीं ना। ठीक, पेन है मेरे पास, ठीक है, अब सेलो कंपनी पेन निकालती भी है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली सेलो कंपनी का ही पेन है, इस बारे में आप श्योर थोड़ी हो। ठीक, तो आप यहां से जो स्टेटमेंट है जस्ट उतना ही मीनिंग लीजिए। तो मीनिंग क्या मिला आपको कि मेरे पास केवल और केवल एक ब्लू कलर का पेन है, इसके एक्सेप्ट आपको उस पेन के किसी भी फीचर के बारे में मालूम नहीं है। यदि आपसे मेरे पास जो पेन है उस पेन के फीचर्स के बारे में आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति बात करता है तो आप कहोगे कि सर मैं जब तक उस पेन को देख ना लूं तब तक मैं उस पेन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। क्लियर? कोई अजम्पशन नहीं लूंगा। तो अजम्पशंस नहीं लेने होते इस टॉपिक में। जब तक आपके माइंड में यह बात रहेगी ना कि हमें अजम्पशंस नहीं लेने होते, टॉपिक बहुत फाइन चलेगा। ठीक, तो यहां पे मेरे पास जो पेन है वो सेलो कंपनी का, इसमें आप 100% श्योर नहीं हो। तो अब जब हम 100% श्योरिटी नहीं रखते ना तो कंक्लूजन को राइट नहीं करते। क्लियर? तो शायद मेरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस पॉइंट के ऊपर मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि टॉपिक शुरुआत में जितना अच्छे से बेस बनेगा उतना आगे जाके फाइन बनेगा। तो आप यू आर नॉट टू एज्यूम एनीथिंग अदर देन द गिवन स्टेटमेंट, ये बात समझ पाए होंगे। ठीक, चले, दो टाइप के बेसिकली इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं टॉपिक में।
एक होता है आपके लिए अफर्मेटिव स्टेटमेंट, अर्थात सकारात्मक कथन। सेकेंड वन होता है आपके लिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स, अर्थात नकारात्मक कथन। तो दो टाइप का आपको कथन मिलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक कथन से हमारा तात्पर्य है ऐसे कथन जिनमें नॉट का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। और नकारात्मक कथन मतलब जिनमें नॉट का यूज किया गया है। फर्दर आपके अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट अप करते हैं। फर्स्ट वन होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, अर्थात पूर्ण सकारात्मक कथन। और दूसरा टाइप इसमें होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, अर्थात आंशिक सकारात्मक कथन, ठीक है। इसी तरह यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव भी टू पार्ट्स में स्प्लिट अप होते हैं। थर्ड बनता है आपके लिए यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट्स। और फोर्थ टाइप बनेगा पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स, अर्थात आंशिक नकारात्मक कथन। तो चार टाइप के स्टेटमेंट में बहुत स्लो पढ़ाता हूं, शुरुआत में बड़े आराम से चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला दो टाइप के स्टेटमेंट होंगे, एक सकारात्मक कथन, दूसरा नकारात्मक कथन। सकारात्मक दो पार्ट्स में, एक पूर्ण सकारात्मक कथन और एक आंशिक सकारात्मक कथन। इसी तरह नकारात्मक भी दो पार्ट्स में, एक पूर्ण नकारात्मक और एक आंशिक नकारात्मक, ठीक। तो पूर्ण सकारात्मक कथन या यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स ऑलवेज आपके स्टार्ट होंगे ऑल से। किससे स्टार्ट होंगे? ऑल से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मान लीजिए ऑल SRP, सभी SP है, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव में आ गया, ठीक है। जब कोई एक एंटिटी कंप्लीटली दूसरी एंटिटी के अंदर हो तो वो ऑल से या यूनिवर्सल अफर्मेटिव से। फिर पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यदि लिखो सम SRP, तो मैं बोल रहा हूं कि पर्टिकुलर कुछ ही है, सम एस लिखा हुआ है ना, कि कुछ ही विद्यार्थी होशियार हैं, तो मैं कुछ को इंडिकेट कर रहा हूं, पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रहा हूं। तो जब मैं सेलेक्ट करूं पूरी एंटिटी में से कुछ एंटिटी को अनदर एंटिटी में, तो मैं बोलूंगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव मींस सम SRP। यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करें तो ये हमेशा नो से स्टार्ट होगा, मतलब नो S इज अ P, कोई SP नहीं है, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक। और लास्ट पर्टिकुलर नेगेटिव की बात करें तो हम लोग बोलेंगे सम SR नॉट P, ठीक है। तो आपके पास टोटल चार टाइप के स्टेटमेंट हुए। यूनिवर्सल अफर्मेटिव की बात करें तो ऑल से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं, ठीक। पर्टिकुलर अफर्मेटिव हमेशा सम से स्टार्ट होगा, इसको हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल नेगेटिव नो से स्टार्ट होगा, इसको हम लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और पर्टिकुलर नेगेटिव सम नॉट से स्टार्ट होगा और इसको हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं, ठीक। यदि आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके पास चार टाइप के स्टेटमेंट और इन्हीं से कंक्लूजन बनने हैं। तो आप इन चार टाइप के स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। AEIO, A मीन्स आगे से आप समझेंगे ऑल, E मीन्स नो, I मीन्स सम, O मीन्स सम नॉट, ठीक है। तो AIO नोटेशन इतना ध्यान रखेंगे तो AIO क्लियर सभी को।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका या फिर साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया उसमें बस एक महत्वपूर्ण बात बताई, और इसको हमेशा ध्यान रखता है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए आपका, ठीक है, उसके बाद भूल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप गिवन स्टेटमेंट के एक्सेप्ट अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया ना, टॉपिक में डाउट्स आ जाएंगे। क्लियर? तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा 4 टाइप के स्टेटमेंट। आगे से AIO अगर मैं बोलता हूं तो उसका मीनिंग भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। टॉपिक में अब आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो अपना फंडा होगा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अर्थात वेन आरेख निरूपण। ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में से एक बोल सकते हैं आप, कि यदि आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया और वहां से कंक्लूजन्स फाइंड करना सीख लिए, टॉपिक काफी हद तक सॉल्व होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें तो हम लोग बात करेंगे ऑल केस की। ऑल केस को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। यदि मान लीजिए स्टेटमेंट आया आपके पास ऑल SRP, सभी SP हैं, ठीक। तो इसका डायग्राम बनाना तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये सर्कल लिया, अब इस सर्कल के विदिन जितने भी S हैं सारे के सारे S आपको P में कनेक्ट करने हैं। तो ये आपने ऑल SRP लिखा। क्लियर यहां तक? अब हम लोग यहां पे एक कंक्लूजन फाइंड करते हैं, वैलिड कंक्लूजन। वैलिड कंक्लूजन से मेरा मीनिंग है जो कंक्लूजन्स इस स्टेटमेंट और वेन डायग्राम के थ्रू 100% श्योरिटी के साथ फॉलो करेंगे। जो विद्यार्थी टॉपिक को पहले से पढ़ चुके हैं, जिनके पास पहले से टॉपिक के बारे में नॉलेज है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस टॉपिक के एंडिंग के जो क्वेश्चंस हैं या एंडिंग के कंसेप्ट है उनको देखें। ये बिल्कुल बिगनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जो फर्स्ट या सेकंड टाइम टॉपिक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ऑल SRP स्टेटमेंट बना दिया आपने। अब मैं वैलिड कंक्लूजन की बात करूं यदि यहाँ पे, तो ऑल SRP से 100% श्योरिटी के साथ 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष आएगा आपके लिए सम SRP, दूसरा निष्कर्ष आएगा सम PRS, ठीक। ये कैसे लिखा वो भी समझा रहा हूं, ठीक। जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था मेरे पास एक नीला पेन है, ठीक। तो वहां से आप निष्कर्ष निकाल रहे थे। तो निष्कर्ष में अगर आपसे पूछा जाता कि सर के पास जो नीला पेन है वह 5 से 10 रुपए के बीच में हो सकता है, तब आप बोलते हैं हाँ हो सकता है, क्योंकि पेन की कॉस्ट हो सकता है 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 15 रुपए हो सकता है, मतलब वो संभावना में बात चली गई ना। और मैंने अभी क्या लिखा आपके सामने, वैलिड कंक्लूजन, मतलब कितना परसेंट श्योरिटी, 100%। तो अभी हम लोग 100% की बात कर रहे हैं, संभावना की बात आगे करेंगे, ठीक है। तो ऑल SRP को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम सभी का घर है, ठीक है। घर मान लीजिए 100 गज में बना हुआ है, बहुत ही बेसिक और अपने देसी एग्जांपल्स ही लूंगा मैं। घर हमारा 100 गज में बना हुआ है। इस 100 गज के घर में मान लीजिए 2 कमरे हैं, किचन है, हॉल है, लेट बाथ, ये सब पार्टीशन होके कंप्लीट 100 गज हो गया, ठीक है। 100 गज का घर आपका हुआ और मैंने इसके पार्टीशंस आपको बता दिए क्या क्या थे। जरूरी नहीं अभी ये सर्कल बनाए, ये आपका कंप्लीट घर है। इस कंप्लीट घर का एरिया मैं बोल रहा हूं 100 गज का है। 100 गज के घर में आपको मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपके पास, एक मिनट, ये 100 गज का घर हुआ। इस 100 गज के घर में ये मान लीजिए आपका एक रूम है,
ये आपका किचन हो गया, ये बालकनी हो गई, ये ड्राइंग रूम हो गया, ठीक है। ये 4 पार्टीशंस है, ठीक है, रूम, किचन, बालकनी और ड्राइंग रूम एक्सेट्रा, ठीक। बट ये चारों मिला के 100 गज एरिया है, ठीक है, ये कंप्लीट कर हुआ। अब आप सभी का घर किसी ना किसी कॉलोनी में ही तो रहेगा, तो आप सभी का घर किसी ना किसी कॉलोनी में है, अर्थात लिखा, ठीक। घर छोटा हुआ, कॉलोनी बड़ी होगी, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के कॉम्बिनेशन से ही तो कॉलोनी बनेगी। तो ये आपका हाउस था, हाउस का एरिया मैं बोल रहा हूं कंप्लीट 100 गज है। ये 100 गज कंप्लीट आपका किसी ना किसी कॉलोनी में है, ठीक है। कॉलोनी मान लीजिए हमने बोल दिया वैशाली नगर में है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अब जो वैशाली नगर है वो बड़ा दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने बोला कि वैशाली नगर में केवल आपका घर नहीं है, वैशाली नगर में बहुत सारे घर हैं। तो ये वैशाली नगर मान लीजिए 1000 गज का है, ठीक है। तो वैशाली नगर 1000 गज में बनी हुई है और आपका घर 100 गज का है। क्लियर यहां तक? अब देखिए, यदि आपके घर का 100 गज एरिया वैशाली नगर में आता है, तो आपके घर का आधा एरिया मतलब 50 गज भी कहां पे आएगा? वैशाली नगर में ही आएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि पूरा का पूरा घर ही यदि वैशाली नगर में है तो आधा घर भी कहां पे आएगा? वैशाली नगर में। मैं इसको बड़े आसानी से ऐसे बोल सकता हूं कि पूरा राजस्थान इंडिया में है ना। तो यदि आपको स्टेटमेंट कह रहा है, कोई जनरल नॉलेज मत लगाना, हम लोग सिलेसिस पढ़ रहे हैं तो केवल सिलेसिस और उसमें रीजनिंग के ऊपर ही फोकस करना है। तो यदि मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कि पूरा राजस्थान इंडिया में है, तो यहां से आप निष्कर्ष निश्चित रूप से एक बता देंगे कि आधा राजस्थान भी कहां पे होगा? इंडिया में। क्लियर? तो यहां पे भी यदि आपका पूरा घर ही वैशाली नगर में है तो निश्चित रूप से आधा घर भी कहां पे आएगा? वैशाली नगर में, ठीक। तो आपने स्टेटमेंट बोला कि सारे के सारे एस किस में आ रहे हैं? पी में। यदि सारे एस पी में आ रहे हैं तो आधे एस भी किसके अंदर आएंगे? पी के अंदर आएंगे। तो मैंने लिखा सम एस आर पी। दूसरा देखें, आपकी कॉलोनी का टोटल एरिया कितना बताया मैंने? 1000 गज। तो आप जो श्योर है, 100% श्योरिटी वाली बात कहेंगे, वो ये कहेंगे कि 1000 गज में से निश्चित रूप से 100 गज तो किसने बनाया है? आपके घर ने बनाया। यही तो श्योरिटी है आपके पास। तो आप क्या कहेंगे कि 1000 गज में से कुछ हिस्सा अर्थात 100 गज निश्चित रूप से मेरे घर से मिलके बना है। तो आप श्योर हो गए ना कि वैशाली नगर का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से आपके घर से मिलके बना है। तो यहां पे भी देखो, ये जो पूरा एस का पार्ट है ना, ठीक, ये किसके अंदर आया? पी के अंदर। तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से पी का ये कंप्लीट पी है, ठीक है, मतलब एस भी पी में आया, तो ये जो हिस्सा है ये भी पी से ही बना हुआ है। तो आप कहेंगे पी का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से किससे मिलके बना हुआ है? एस से। क्लियर? तो ये आपने 2 कंक्लूजन लिखे। अब एक एग्जांपल और कनेक्ट कर दे रहा हूं जहां से आपको आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, ये पूरा राजस्थान, ठीक, पूरा राजस्थान मैंने बोला इंडिया में आता है, ठीक। राजस्थान का टोटल एरिया भी आपको मालूम है 3,42,000 मैंने लिख दिया, ठीक। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। और इंडिया का भी टोटल मान लो जो लिख दिया 3287, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं राजस्थान का पूरा 3,42,000 जो वर्ग किलोमीटर एरिया है वो पूरा का पूरा यदि इंडिया में आया है, तो आपसे मैं कहूं कि क्या 1,00,000 किलोमीटर एरिया राजस्थान का इंडिया में आएगा? तो आप कहोगे कि सर सिंपल सी बात है कि जब पूरा का पूरा राजस्थान इंडिया में है तो आधा राजस्थान भी कहां पे होगा? इंडिया में। बड़े आसानी से शायद समझ में आ रहा होगा। दूसरी एंड से देखें तो इंडिया का भी आप डेफिनेट कितना हो कि 3287 जो ये आपका टोटल एरिया है उसमें से 342 तो किसने कवर कर रखा है? राजस्थान में। तो आप बोलेंगे कि इस इंडिया के कुल क्षेत्रफल का निश्चित रूप से कुछ हिस्सा
किसने कवर किया? राजस्थान ने। बाकी के बारे में हमें मालूम नहीं है। क्लियर? तो आप कहेंगे कि इंडिया का कुछ क्षेत्रफल राजस्थान से बना है। तो अब आप ऑल SRP को समझ पा रहे होंगे, और मैं तो वीडियो देखता हूं तो वीडियो में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस की बात होती है, इतना एक्सप्लेनेशन में कंसेप्ट्स आते ही नहीं है। ठीक, तो ये हम लोग ऑल SRP की बात कर रहे थे, तो ऑल SRP के ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया। आगे जाके चीजें बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, अभी हो सकता है बहुत स्लो चीजें चल रही हो। तो देखो ऑल SRP, सम SRP और सम PRS समझ में आया। ठीक, अब दूसरा लिखते हैं अपन लोग नो केस। नो केस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल ई से। ठीक, यदि मेरे पास स्टेटमेंट आया नो P इज अ S, कोई P S नहीं है। डायग्राम हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये लिखा P का कोई भी पार्ट किस में नहीं है? S में। ठीक, तो नो P इज अ S। अब यदि कंक्लूजन निकालना है, अब यहां पे मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, और कंक्लूजन से मेरा मतलब जो कंक्लूजन 100% श्योरिटी के साथ इस स्टेटमेंट से ट्रू है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई P S नहीं है। ठीक, तो कोई S क्या नहीं होगा? P। क्लियर? जैसे मैं बोलूं कि आपके गांव का कोई भी व्यक्ति, आपके गांव का कोई भी व्यक्ति इंजीनियर नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही तो बताऊंगा कि आपके विलेज का कोई भी पर्सन इंजीनियर नहीं है। अब यदि आपके विलेज का कोई पर्सन इंजीनियर नहीं है, तो मैं इसको रिवर्स में ऐसे भी कहूंगा, और निश्चित रूप से कहूंगा कि जितने भी इंजीनियर है ना, उनमें से कोई भी व्यक्ति आपके विलेज का नहीं है। क्लियर? ऐसा क्यों बोला? एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपने स्टेटमेंट बोला कि सर मेरे विलेज का कोई भी व्यक्ति आज तक इंजीनियर नहीं बना, तो मैं कहूंगा जितने भी इंजीनियर है ना, उनमें से कोई भी व्यक्ति आपके गांव से संबंधित नहीं है या आपके गांव का नहीं है। तो पहला निष्कर्ष यहां पे निश्चित रूप से सही होगा, नो, सॉरी मैंने यहां पे नो स्टेटमेंट अपन लोग करेक्ट कर देते हैं एक बार, रुकिए। नो P इज अ S की जगह कर देते हैं नो S इज अ P। ठीक, तो यहां पे डायग्राम कुछ इस तरह से ही बनेगा जो मैंने प्रीवियस बनाया था, जस्ट P एंड S के प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगे। वैलिड कंक्लूजन की बात कर रहे थे, तो वो कंटिन्यूटी में ही चलेगा। वैलिड कंक्लूजन क्या चलेगा? नो P इज अ S। ठीक है, क्योंकि आपके गांव का कोई भी व्यक्ति आज तक इंजीनियर नहीं बना, तो जितने भी इंजीनियर हैं वो भी कभी भी आपसे गांव से संबंधित नहीं होंगे। और दूसरी बात, यदि ये पूरे के पूरे PS नहीं है ना, तो ये वाला पार्ट भी कभी P का S नहीं होगा। तो मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सम P आर नॉट S। तो ये जो नो केस है उसमें कितने कंक्लूजन मिलते हैं आपको? 2। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं थर्ड टाइप। देखो थर्ड आपका होता है सम केस। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब ऑल और नो मैं बता चुका हूं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव बता रहा हूं। तो नो केस को, सॉरी सम केस को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। स्टेटमेंट बनेगा इसके लिए सम SRP। तो देखो S का कुछ पार्ट आपको किस में लेना है? P में, तो सम SRP लिया। ठीक, तो सम SRP यदि आप डायग्राम बनाते हैं, अब यहां से वैलिड कंक्लूजन। ठीक, तो S का कुछ पार्ट यदि ओवरलैप होकर P में गया है, तो आप सभी लोग डेफिनेट देखिए P का भी, ये P का भी यदि मैं बात करूं, तो ये P का भी तो कुछ पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, ये P का भी तो कुछ पार्ट ओवरलैप होके किस में आया है? S में। तो यहां से आप बोलेंगे
सम पी आर एस। ठीक, तो आपने बोला सम पी आर एस। एग्जाम्पल मैं यहां पे नहीं दे रहा हूं, सिंपल वे में अब आपको कनेक्टिंग होने लगे होगी कि वैलिड कंक्लूजन का मीनिंग क्या है, इसलिए मैंने प्रीवियस दोनों में डिटेल में एग्जाम्पल दिए। लास्ट होता है सम नॉट केस। सम नॉट केस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। स्टेटमेंट आया सम एस आर नॉट पी, डायग्राम ऐसे बनेगा एस, एस का कुछ पार्ट, इट मींस ये वाला पार्ट। ठीक, ये वाला पार्ट पी नहीं है। ठीक है, तो सम एस आर नॉट पी हो गया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एस का ये वाला पार्ट पी नहीं है। ठीक, अब देखिए जो एस का बचा हुआ पार्ट है ना, उसका पी से रिलेशन है या फिर नहीं है, इस बारे में हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है। मींस एस का कुछ पार्ट तो पी में नहीं जाएगा, मींस ये वाला पार्ट तो एस का कभी भी पी में नहीं जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट का एस का और पी का रिलेशन है या फिर नहीं है। रिलेशन है या नहीं का मतलब ऑल नो सम या सम नॉट की में कनेक्टिंग है या नहीं, हमें मालूम नहीं है। तो सम नॉट में कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं होता। ठीक, सम नॉट एग्जाम में स्पेशल वे से पूछा जाता है, कुछ अलग तरीके से। तो ये आपका सम और सम नॉट केस हुआ। यहां पे मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए हैं। अब आगे देखते हैं ट्रिक्स। तो अभी इस वीडियो में जो लगभग कोशिश करूंगा 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर दूं पूरा का पूरा टॉपिक का कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैं ट्रिक्स की बात करता हूं। देखो ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो टॉपिक भाई ट्रिक्स पे नहीं चलते। ट्रिक्स से आप 5 में से हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, एक क्वेश्चन गलत जाएगा ही जाएगा। और जो ये कांस्टेबल के एग्जाम देते हैं या पटवारी का एग्जाम देंगे, उनके लिए ट्रिक्स चल जाएंगी, बड़े आराम से वो इन ट्रिक्स का यूज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा उनको। ठीक, बट बैंक में थोड़ा नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। ठीक, तो जो नॉलेजेबल पर्सन है उसको अगर बैंक्स ले रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर चीज में परफेक्ट हो। तो परफेक्शन के लिए आपको डिटेल जो मैं अभी बता रहा था कंसेप्ट वैलिड कंक्लूजन वाला, वो सीखना ही होगा। ठीक, अब देखो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं, तो ट्रिक आपकी 2 सिखाऊंगा। एक ट्रिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन को यदि हम समझें तो एक स्टेटमेंट लिखा आपके लिए सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट लिखा सम बी आर सी, कंक्लूजन लिखा सम ए आर सी, सेकेंड लिखा मान लीजिए ऑल ए आर सी। ठीक, अब हम लोग इन कंक्लूजन्स को राइट या रॉन्ग करके देखेंगे। और मैंने जो कंक्लूजन लिखे हुए ना आपके सामने, वो डेफिनेट कंक्लूजन लिखे हुए हैं। डेफिनेट का मतलब तो समझ में आ रहा है ना आपको, कहीं पे भी पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया। अनटिल अनलेस पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं हो, हम लोग पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये सब बातें इसलिए बोलनी पड़ती है कि जो क्लासरूम है उसमें तो मालूम है हम लोगों को कि बिगनर स्टूडेंट्स हैं, बट वीडियो को तो हर एक पर्सन देखता है, तो हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए बीच बीच में बातें बोल रहा हूं। तो यहाँ पे सम ए आर बी डायग्राम तो बना लोगे ना आप लोग आसानी से सम ए आर बी का। तो देखो आपने बनाया सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट किस में गया, बी में। ठीक, दूसरा लिखा हुआ है सम बी आर सी, बी का कुछ पार्ट किस में जाएगा, सी में। तो ये बी का कुछ पार्ट
मैं किस में लेके चला गया, सी में। जो भी मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा ना, डेफिनेट बनाऊंगा, पॉसिबल डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा। एक ही क्वेश्चन के या एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट से पॉसिबल डायग्राम्स बनते हैं, बट मैं पॉसिबल डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा। एक क्वेश्चन में एक ही डायग्राम बनाऊंगा, वहीं से आपको टॉपिक सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे सम ए आर बी, मतलब ए और बी में सम का रिलेशन था, एग्जैक्टली सम बनाइए। फिर सम बी आर सी, तो बी और सी में सम था, तो जस्ट एंड जस्ट बी और सी में सम बनाइए। ये गलती मत करना कि ए का कुछ पार्ट बी में लिया तो सम ए आर बी हो गया सेटिस्फाइड। फिर बोला गया सम बी आर सी, तो सम बी आर सी ये भी बनता है। ठीक, तो ये सम बी आर सी यदि बना रहे हो आप लोग, तो ये जो है पॉसिबल डायग्राम में काउंट हो गया। तो मैं बोल रहा हूं आपको कि मैं जो सिखाऊंगा वो डेफिनेट डायग्राम्स के थ्रू ही पूरा चैप्टर सिखा दूंगा, पॉसिबल डायग्राम्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो स्टेटमेंट में जिन दो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन बोला गया, जो रिलेशन का मतलब ऑल, नो, सम, सम नॉट, जो भी बोला गया आप एग्जैक्टली वही बनाएंगे। तो सम ए आर बी, सम बी आर सी बनाया आपने। ठीक, देखो ए और बी का सर्कल जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से, तो क्योंकि ए और बी का सर्कल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहां पे इनके मध्य जो रिलेशन बोलेंगे वो रिलेशन बोल देंगे डायरेक्ट। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन। तो ए और बी के मध्य हो गया सब डायरेक्ट रिलेशन। इसी तरह बी और सी के मध्य भी कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। बट यदि मैं ए और सी की बात करता हूं तो ए और सी में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और सी का जो रिलेशन होगा वह कैसा रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया आपको आसानी से। तो ए और सी में इनडायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि सर्कल जुड़े हुए नहीं थे, ए बी एंड बी सी, तो ए बी डायरेक्ट और बी और सी डायरेक्ट रिलेशन। अब पॉइंट को ध्यान से सीखना, जब भी डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, और अपन लोग डेफिनेट कंक्लूजन को भी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जब भी डायरेक्ट रिलेशन मिलता है उस टाइम पे ऑल या सम या ये दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। मेरे लाइन से एक बार वापस सुन लेना, जब डायरेक्ट रिलेशन मिलता है तब डेफिनेट कंक्लूजन्स में या तो ऑल या सम या फिर ऑल और सम दोनों से संबंधित निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर? कभी भी डायरेक्ट रिलेशन में नो और सम नॉट अनुसरण नहीं करता है। तो डायरेक्ट रिलेशन में कभी भी नो और सम नॉट नहीं आएगा। ठीक, अब मैं यदि बात करता हूं इनडायरेक्ट रिलेशन की, तो इनडायरेक्ट रिलेशन में आपके पास ऑल, नो, सम से स्टार्ट होने वाला कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया, ऑल, नो, सम से शुरू होने वाला निष्कर्ष कभी भी अनुसरण नहीं करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनडायरेक्ट रिलेशन में सम नॉट अनुसरण करता है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या अनुसरण करता है, सम नॉट। ये मैं सिखाऊंगा आपको विशेष परिस्थिति। अभी तो आप केवल ये सुन लेना कि मैं ट्रिक में बता क्या रहा हूं। ठीक बात यहां तक क्लियर? थके तो नहीं हो? देखो थकना मना है कि थक गए तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग टॉपिक को बंद कर देंगे कि बाद में पढ़ लेंगे। ठीक, इंटरेस्ट आना बंद हो गया, ये होता है। तो आज सभी को फोकस रहना है। ठीक, जो मेरे को जानते हैं वो मेरा बिलीव करते होंगे, बट जो ये ऑनलाइन है इसमें तो प्रतिस्पर्धा का युग है, कई लोग मेरे को नहीं भी जानते होंगे, तो उनको बिलीव में रखने के लिए मैं बीच बीच में बोल रहा हूं कि मैं टॉपिक जब एंड कर दूं ये आपके लिए, तब आप देखना कि किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन उठाना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, किसी भी किताब से कोई भी
क्वेश्चन उठाना, आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा। अब देखो मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग पहले आंसर कर रहा हूं। सम ए आर सी, तो देखो ए आर सी, ए और सी में रिलेशन देख लो भाई। ए और सी में आप देख रहे हैं कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। तो मैंने बोला कि यदि इनडायरेक्ट रिलेशन है, मैंने बोला यदि इनडायरेक्ट रिलेशन है तो ऑल नो और सम से स्टार्ट होने वाला कंक्लूजन कभी भी 100% श्योरिटी से सही नहीं होगा। तो ये सही नहीं है, हमें अभी सही देखने दे। सही नहीं है, क्लियर। दूसरा, ऑल ए आर सी, वापस देख लीजिए किसकी बात कर रहा है, ए और सी की। ए और सी में वापस आपको कैसा रिलेशन दिख रहा है, इनडायरेक्ट। तो मैंने बोला इनडायरेक्ट में ऑल से शुरू वाला निष्कर्ष भी सही नहीं है, दोनों गलत हो गए। ठीक, क्लियर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया आपको। अब देखो मैंने लिखा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इनडायरेक्ट रिलेशन में सम नॉट अनुसरण करता है। ये कैसे करता है वो समझना। कॉपी पेन देखो साथ में रखना, क्यों नोट करना पड़ सकता है, मैं चीजों को बीच में रफ भी करूंगा। तो देखो अभी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसी में एडिटिंग करूंगा। चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो मैंने बोला इनडायरेक्ट रिलेशन में सम नॉट अनुसरण करता है। तो मान लीजिए एक स्टेटमेंट था सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट था सम बी आर सी। ये कहानी कंप्लीट हो चुकी है, नई कहानी पे है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा, कलर भी चेंज कर दे, सही लगता है ना कलर वाला चेंज करना। ये डिजिटल बोर्ड ने बड़ा आराम कर दिया, नहीं तो पहले चौक से पढ़ाते थे, उसके बाद फिर मार्कर से पढ़ाना शुरू किया, मार्कर की कभी कभी इंक लग जाती थी। और तो डिजिटल बोर्ड है बढ़िया, और इस कोरोना वायरस के कारण आराम से अपने घर पे एसी में और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये डिजिटल क्रांति है। ठीक, एंजॉय कर रहे हैं इसको सभी लोग, आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो, घर पे हो आराम से, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं। ठीक, देखें, चलो शुरू करें वापस से। बीच बीच में थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है, नहीं तो कंटिन्यूटी में बोलते रहे। ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल से क्लियर होता है। तो थोड़ा रुक भी रहे बीच में, और ज़्यादा बात तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रुक रुक के बीच में बताएं। तो ये डिजिटल क्रांति का युग है, सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने घर पे आराम से, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आप लोग भी घर से पढ़ रहे हो, मैं घर से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो नो सी इज अ डी, ये तीसरा स्टेटमेंट हुआ। अब यदि अपन लोग इसमें कंक्लूजन लिखें एक, फर्स्ट सम बी आर नॉट डी। ठीक, जस्ट एक कंक्लूजन देखते हैं, सम बी आर नॉट डी। तो मैंने बताया इनडायरेक्ट रिलेशन में ऑल नो सम तो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, सम नॉट कर सकता है कुछ विशेष परिस्थितियां। तो विशेष परिस्थितियां टॉपिक में सम नॉट को फॉलो करने की दो ही हैं, बता रहा हूं। देखो ये पहली कंडीशन सम नॉट की बना दी मैंने आपके सामने। तो यदि अपन लोग डायग्राम को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो देखिए सम ए आर बी, आप बड़े आराम से सम ए आर बी बना देंगे। ए का कुछ पार्ट बी में लिया, सम ए आर बी। दूसरा बोला गया सम बी आर सी, तो बी का कुछ पार्ट आप सी में लेके आए। फिर नेक्स्ट नो सी इज अ डी, कोई सी डी नहीं है, तो नो सी इज अ डी। क्लियर यहां तक। अब देखिए पहला कंक्लूजन लिखा है सम बी आर नॉट डी। जब भी हम कंक्लूजन राइट करेंगे तो मैं बता चुका हूं, अभी डेफिनेट केसेस की बात हो रही है, डेफिनेट कंक्लूजन की बात हो रही है। सम बी आर नॉट डी, तो देखो बी का कुछ पार्ट डेफिनेटली किस में जा रहा है, सी में। तो आप देख रहे हैं कि बी का कुछ पार्ट डेफिनेटली ओवरलैप होकर सी में गया। अब नो सी इज अ डी मींस जो पार्ट बी का सी में गया ना, वो कभी भी सी के थ्रू डी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सम बी विच आर सी आर नॉट डी, अर्थात कुछ भी जो सी है वो कभी भी डी
नहीं है। क्लियर? तो आप इसको डायरेक्टली स्टेटमेंट की फॉर्म में तो यही बोलेंगे ना कि सम बी आर नॉट डी। तो ये वाली बात निश्चित रूप से क्या है, सही। एक बार वापस बता देता हूं, देखो बी का कुछ पार्ट डेफिनेटली किस में जा रहा है, सी में। अब जो सी में गया वो कभी भी किस में नहीं जाएगा, डी में। तो आप क्या बोलेंगे कि बी का कुछ हिस्सा जो सी में गया है वो कभी भी सी के द्वारा डी में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी सी डी नहीं है। तो आप बोलेंगे सम बी आर नॉट डी, कुछ बी डी नहीं है। ये बात सही हो गई। तो पहली सम नॉट की कंडीशन ये होती है। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन देखते सम नॉट की। इन दो कंडीशन के अलावा आपको कोई तीसरी कंडीशन मिलनी नहीं है। देखो दूसरी कंडीशन, मान लीजिए स्टेटमेंट है आपके पास ऑल ए आर बी, दूसरा है ऑल बी आर सी, और तीसरा है नो बी इज अ डी। ठीक, डायग्राम बनाऊं यदि तो देखो डायग्राम बनेगा ऑल ए आर बी, दूसरा ऑल बी आर सी, और तीसरा नो बी इज अ डी। कोई बी डी नहीं है। तो देखिए बी से डी का कनेक्शन रखना है। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि जिन दो एलिमेंट्स में जो रिलेशन है एग्जैक्टली वही रिलेशन बताते हैं, नो बी इज अ डी। कंक्लूजन लिखा मैंने आपके सामने, सम सी आर नॉट डी, और दूसरा कंक्लूजन और लिख देता हूं, सम ए आर नॉट डी। ठीक, देखिए अब स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, डायग्राम और डेफिनेट कंक्लूजन लिखे हुए, इतना क्लियर। पहला कंक्लूजन है सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है। तो देखो सी का कुछ पार्ट निश्चित रूप से बी में जाएगा। मैंने अभी आपको ऑल ए आर बी बताया था। तो ऑल ए आर बी में आपके पास दो डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं, पहला सम ए आर बी और रिवर्स में सम बी आर ए। तो यहां पे भी ऑल बी आर सी गिवन है, क्योंकि तो यदि आपको ऑल बी आर सी गिवन है तो आप यहां से बोलेंगे सम सी आर बी, सी का कुछ हिस्सा बी में, सम सी आर बी। अब कोई भी बी आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है क्या नहीं है, डी नहीं है। ठीक, तो सी का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से बी में गया। अब सी का जो हिस्सा बी में गया वो कभी भी डी में नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी बी आपसे कह रहा है क्या नहीं है, डी नहीं है। तो मींस अगेन मैं बोल सकता हूं कि सम सी विच आर बी आर नॉट डी, अर्थात कुछ सी जो बी है वे कभी भी डी नहीं है। तो यहां पे सम सी आर नॉट डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेट। ठीक, नेक्स्ट सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी। देखिए ए का कंप्लीट पार्ट किस में आया, बी में। तो जितने भी ए है वो बी से संबंधित है, और जो बी है वो वापस से कभी भी क्या नहीं होंगे, डी नहीं होंगे। तो सारे ए क्योंकि बी में आए और बी डी नहीं है, अर्थात ए बी डी नहीं है। अब कोई ए डी नहीं है तो कुछ ए बी डी नहीं है। तो ये वाली बात भी आपकी क्या हो गई, सही। थोड़ा अगर मैं जुगाड़ की बात करूं कि जुगाड़ के अकॉर्डिंग आपको सम नॉट समझा सकूं, तो देखो जुगाड़ क्या बनेगा वो देखें। ए को मान लीजिए आपका विलेज है, बी को मान लीजिए आपका तहसील है, सी मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है, और डी मान लीजिए नेपाल है। ठीक, देखो आपके पूरे गांव का हिस्सा किसमें आया, आपकी तहसील में। अब आपकी तहसील ही नेपाल में नहीं है। यदि आपकी तहसील ही नेपाल में नहीं है तो आपका पूरा गांव भी नेपाल में नहीं है। अब यदि आपका पूरा गांव ही नेपाल में नहीं है तो आधा गांव भी नेपाल में
नहीं होगा। ठीक, जैसे यदि मैं बोलूं कि आपका गांव जयपुर जिले में नहीं है, यदि आपका पूरा गांव ही जयपुर जिले में नहीं है तो आपका आधा गांव भी जयपुर में नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है कि ये विलेज है, ये विलेज इस तहसील में आया। अब आपकी तहसील ही नेपाल में नहीं है तो आपका गांव भी नेपाल में नहीं होगा। अब यदि पूरा गांव नेपाल में नहीं है तो आधा गांव भी नेपाल में नहीं होगा। दैट्स वाई हमने ये सेकंड वाला कंक्लूजन तो सही किया। ठीक है, ए और डी। अब देखो, आपके डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से तहसील में आया, तो आपके डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से तहसील में आया और आपकी तहसील कहां नहीं है सॉरी, और आपकी तहसील कहां पे नहीं है? नेपाल में। तो अब आपकी तहसील यदि नेपाल में नहीं है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्सा आपकी तहसील में आया वो भी कभी नेपाल में नहीं होगा। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा तो आपकी तहसील में आया, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा जो आपकी तहसील में आया वो कभी भी नेपाल में नहीं है। इट मीन्स सम सी विच आर बी आर नॉट डी, और डायरेक्टली बोलूंगा तो सम सी आर नॉट डी, ये वाला भी सही हो गया। ठीक, तो ये सम नॉट की दूसरी कंडीशन। अब आपको इतना कॉन्फिडेंट होके मैं बोल रहा हूं कि सम नॉट की कोई तीसरी कंडीशन आपको एग्जाम में देखने को मिलती नहीं है। ठीक, चलिए अब अगर आगे बात करें तो ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 1 कंप्लीट, सम नॉट भी मैंने बता दिया। तो ट्रिक नंबर 1 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया सम नॉट कब फॉलो कर सकता है, वो मैंने 2 कंडीशन बता दी। ठीक है, चलिए तो ट्रिक नंबर 2, इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल मूवमेंट है। तो ट्रिक 2 है आपकी इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल मूवमेंट। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल मूवमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट इसके लिए लिखें यदि हम लोग, तो ऑल ए आर बी, दूसरा लिख दिया मान लीजिए ऑल बी आर सी, तीसरा लिखा ऑल सी आर डी, कंक्लूजन लिखा फर्स्ट सम ए आर डी, दूसरा लिखा ऑल ए आर डी, तीसरा लिखा सम डी आर ए, चौथा लिखा ऑल डी आर ए। ये 4 कंक्लूजन। ठीक है, डायग्राम बनाना आप सबको आया होगा। तो ऑल ए आर बी, ठीक, फिर उसके बाद ऑल बी आर सी, ठीक, और लास्ट फिर ऑल सी आर डी। बनाया सभी ने, डायग्राम बन गया आसानी से। अब मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल मूवमेंट। ट्रिक तो कंक्लूजन में लगानी है, स्टेटमेंट में ट्रिक नहीं लगानी। ठीक है, तो हम ट्रिक कहां लगाएंगे? कंक्लूजन्स में। तो देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला, बोरियत न हो इसलिए बीच बीच में ऐसी बात कर देता हूं। सम ए आर डी, कुछ ए डी है, तो देखो सम ए आर डी, तो यदि मैं ए को देखूं वेन डायग्राम में तो कहां लिखा हुआ है, डी को देखूं तो कहां लिखा हुआ है। देखो ए वेन डायग्राम में सबसे इनर मोस्ट पार्ट पे लिखा हुआ है, ए के बाहर बी, बी के बाहर सी, सी के बाहर डी लिखा हुआ है। तो क्योंकि ए वेन डायग्राम के सबसे इनर मोस्ट पार्ट पे लिखा हुआ है तो सम ए आर डी मतलब मैं वेन डायग्राम में ए से प्रारंभ करते हुए किसके पास जाऊंगा? डी के पास जाऊंगा। तो यदि मैं ए से प्रारंभ करते हुए डी के पास जा रहा हूं मतलब मैं वेन डायग्राम के इनर मोस्ट पार्ट से कहा आ रहा हूं आउटर मोस्ट पार्ट पर, अर्थात मैं इसको बोल दूंगा इंटरनल टू एक्सटर्नल।
मूवमेंट। अब यदि ये इंटरनल टू एक्सटर्नल मूवमेंट बोला गया है तो इंटरनल टू एक्सटर्नल मूवमेंट में आप ध्यान दीजिएगा कि ऑल से शुरू होने वाला निष्कर्ष और सम से शुरू होने वाला निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण करेंगे। नो और सम नॉट अब कभी भी अनुसरण नहीं करेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो पहला कंजर पड़ा सम या डी, इंटरनल टू एक्सटर्नल मूवमेंट दिखा, ए से डी आए, सम से शुरू हो रहा है, सही कर देंगे। ऑल ए आर डी, अगेन इंटरनल टू एक्सटर्नल आया, इसको भी सही कर देंगे, पहला दूसरा सही हुआ। तीसरा पढ़ो सम डी आर ए, सम डी आर ए, डी देखो बाहर लिखा हुआ है, ए अंदर लिखा है, अर्थात आप डी से चलते हुए कहां जाएंगे, ए पे। यदि आप डी से चलते हुए ए पे जाएंगे तो यह मूवमेंट कैसा होगा, एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब यदि एक्सटर्नल टू इंटरनल मूवमेंट मिलता है तो केवल सम वाला निष्कर्ष सही है, ऑल वाला निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक। तो सम डी आर ए करेक्ट होगा, क्योंकि मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं तो अभी केवल ट्रिक को फोकस करेंगे। तो सम डी आर ए करेक्ट होगा, ऑल डी आर ए करेक्ट नहीं होगा, ठीक, क्योंकि फोर्थ वाले में हम लोग डेफिनेट नहीं है कि ऐसा एग्जिस्ट ही करेगा। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल भी समझ में आया, ठीक। तो यहां तक हम लोगों ने वेन डायग्राम के थ्रू वैलिड कंक्लूजन्स और फिर उसके बाद में हमने ट्रिक्स देखी। अब हम लोग आगे इधर और की कंडीशन को देखेंगे, साथ साथ पॉसिबिलिटी को भी देखेंगे, ठीक। तो इधर और की कंडीशन बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, समझ में नहीं आती है अधिकतर लोगों को कि क्या होता है इधर और। तो यदि मैं इधर और की बात करूं चलिए इधर और को समझते हैं। इधर और कंडीशन, ठीक। इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कंक्लूजन्स भी बोला जाता है, ठीक। तो यदि मैं इधर और की बात करता हूं तो इसके लिए आपको सिंपली जब सीखना है तो याद रखना है कि इधर और पहली बात तो इनडायरेक्ट रिलेशन में अप्लाई होता है। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब जैसा आपके और मेरे बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, आप केवल मेरा नाम जानते, इसके एक्सेप्ट आप मेरे बारे में कुछ भी डेफिनेट जानकारी नहीं रखते। डेफिनेट का मतलब आप किसी भी जानकारी के बारे में 100% श्योर नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे बीच में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि इधर और अप्लाई कब होगा, जब रिलेशन कैसा हो, इनडायरेक्ट, ठीक। दो नेसेसिटी कंडीशंस इसकी ध्यान रखनी है आपको। अर्थात दो आवश्यक शर्तें होती हैं इसके लिए, इधर और के लिए। फर्स्ट कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि जो कंक्लूजन्स हैं उनमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सेकेंड, आई प्लस ई, आई प्लस ओ या फिर ए प्लस ओ में से कोई एक पेयर। तो आई प्लस ई, आई प्लस ओ, ए प्लस ओ में से कोई एक पेयर हो, कंक्लूजन्स में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, तो इधर और अप्लाई हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। एग्जांपल पे लिख रहा हूं, जैसे सम SRP और दूसरा लिखा हुआ है मान लीजिए सम SR नॉट P। तो पहला लिखा हुआ सम SRP, दूसरा लिखा हुआ सम SR नॉट P। तो देखो ये कह रहा है कि S का कुछ हिस्सा P है और दूसरा कह रहा है S का कुछ हिस्सा P नहीं है, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे को दो कंक्लूजन्स कॉन्ट्राडिक्ट करें, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से अर्थ है कि जो ये फर्स्ट टर्म है ना, ये हमेशा वर्क करेगी एज ए सब्जेक्ट, ठीक है।
और जो ये सेकंड टर्म है ना, ये ऑलवेज वर्क करेगी एज अ प्रेडिकेट। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई सब्जेक्ट और सेकंड टर्म आपकी हमेशा क्या हो गई, प्रेडिकेट। तो दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, ठीक है। और आई प्लस ई, आई प्लस ओ और ए प्लस ओ में से कोई एक होना चाहिए। तो सम को मैंने बताया था आई से डिनोट करते हैं, सम नॉट को ओ से डिनोट करते हैं। देखो आई प्लस ओ का पेयर हुआ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये इधर और के लिए कंडीशन बनती है। इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो ये आप इधर और की कंडीशन, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन का, तो आप इस तरह से देखेंगे। वेन डायग्राम से भी फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। वेन डायग्राम से भी आपको सिखाऊंगा, वो आगे सीखेंगे वेन डायग्राम से। तो अभी जस्ट इधर कंडीशन बताई मैंने आपको। अब सिर्फ और सिर्फ आपका एक पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट बचता है, जो पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट में कुछ डेफिनेट क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद पॉसिबिलिटी के कंसेप्ट पे आऊंगा। यदि मैं अभी पॉसिबिलिटी को बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि डेफिनेट क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है। तभी केवल और केवल डेफिनेट की बात कर रहे हैं, फिर पॉसिबिलिटी की बात, और फिर उसके बाद में ओनली अ फ्यू वर्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही देखिए, लेंथी वीडियो हो गया, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक। ट्रेंड है ये तो बोलना, तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इधर और के क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।